Good morning students, welcome back. So today we are going further for the chapter number 9 which is basic geometrical ideas. ठीक है, अभी हमने सब कुछ समझ तो लिया, what is line, what is ray, what is segment, what is plane, what is point, each and everything we know. अभी उनको जानने के बाद उसको नापना भी पड़ेगा. We have to measure them all. To measuring them या to measure them we do have different geometrical tools. ये कॉन्सेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट स्टिल आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड द टूल्स फर्स्ट. सबसे पहले टूल्स तो पता होने चाहिए ना, बाद में ही उसको नापोगे. सो वी डू हैव दिस मच ऑफ टूल्स. दीज आर बेसिक टूल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट दैट वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ और अंटिल 10th 10वीं तक हम इतने ही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतनों को ही जानते हैं. सो फर्स्ट इज डिवाइडर. तो अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं तो एक ऐसा टूल्स होगा जिसके दोनों आर्म पे, अच्छा इसको पहले बोलेंगे क्या, इसको पीवियट बोलेंगे. जो स्क्रू लगा हुआ होता है दैट वी विल कॉल एज पीवियट, और ये दोनों चीजों को हम बोलेंगे आर्म. आर्म का मतलब होता है हाथ, ARM. ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इसके दोनों आर्म पे यू डू हैव अ पॉइंटर, दोनों हिस्सों पे पॉइंटर है. इस टूल्स को, इस ज्योमेट्रिकल टूल को वी आर कॉलिंग इट एज अ डिवाइडर. इसको डिवाइडर बोला जाता है. इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल पहला सर्कुलर चीजों को काटने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल आपको सर्कल्स काटने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. सेकंड, फॉर मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन के टुकड़ों को नापने के लिए, कंपेयर करने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. फॉर एग्जांपल देयर इज वन सेगमेंट, इसको आप देख सकते हो और दूसरे को कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. उसको नापने की सेंटीमीटर में जरूरत नहीं है. इन केस यू हैव टू मेजर देम इन सेंटीमीटर, तो आप जो भी आप नाप ले रहे हो उसको रूलर पे आप नाप सकते हो दोनों पॉइंटों को टिका के कि ये इतना सेंटीमीटर है. एक डिवाइडर का पॉइंट यू हैव टू प्लेस इट ऑन 0 एंड अनदर यू हैव टू प्लेस इट ऑन व्हेनेवर इट स्टेज, और आप पूरा डिस्टेंस नाप सकते हो. ठीक है, तो डिवाइडर का इस्तेमाल तो हमने समझ लिया. नाउ सेकंड इज राउंडर. देखो डिवाइडर का ही दूसरा भाई राउंडर है. डिवाइडर सेगमेंट को नापने के लिए होता है, जबकि राउंडर राउंड बनाने के लिए होता है. ठीक है, इसीलिए जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर, उसी तरीके से राउंड बनाने वाले को राउंडर बोला जाता है. तो अगर आपके पास राउंडर है तो उसके वन आर्म, इसको तो पीवियट ही बोलेंगे, उसका एक हाथ में नुकीला पॉइंट होगा और दूसरे में यू डू हैव अ स्पेसिंग टू इंसर्ट पेंसिल, बॉल पेन और व्हाटएवर यू आर यूजिंग. ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस पेंसिल फॉर ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री है, गलती हो सकती है. ठीक है, तो उसी तरीके से ये आप सेकेंड टूल यूज करते हो राउंडर, जो कि सर्कल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये नुकीला पॉइंट हो गया, ये आर्म विद पेंसिल हो गया. टू आर्म्स, वन आर्म विद अ पॉइंटर, सेकंड आर्म विद अ पेंसिल और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको आप यहाँ पे फंसाओ. ठीक है, तो नाउ राउंडर इज आल्सो डन. थर्ड इज स्केल और रूलर. ये तो बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, चीजों को नापने के लिए या सीधी लाइन बनाने के लिए स्केल या रूलर दोनों एक ही चीज है, दोनों इस्तेमाल आप कर सकते हो. इफ यू सी स्केल एंड रूलर केयरफुली, अगर आप उसको ध्यान से देखो, सो यू डू हैव अ टू मेजरिंग डायमेंशंस. एक ऊपर भी मेजरमेंट्स होते हैं और नीचे भी मेजरमेंट्स होते हैं. अगर आपके पास छोटी स्केल है, इफ यू डू हैव अ लिटिल स्केल, तो उसके ऊपर और नीचे, ऊपर होगा इंचेस और नीचे होगा सेंटीमीटर. छोटी स्केल के अंदर 6 इंच होते हैं और 15 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि बड़ी स्केल के अंदर जो फुल साइज होती है उसके अंदर 30 सेंटीमीटर और 12 इंच होती है. तो एक चीज तो समझ लो, 12 इंच मतलब 1 फुट या 1 फीट, या 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट. दोनों रेशियो आपको समझ में आ जाएगी एक ही स्केल के साथ, रूलर के साथ. ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू विल नो इज अ प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर एंगल्स को नापने के लिए होता है. जब हम एंगल्स सीखेंगे तब इसका बहुत ही चौड़ा इस्तेमाल होगा. और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये भूल जाते हो घर पे
तो आप एंगल कैसे मेजर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एंगल को मेजर करना सिर्फ इसका ही काम नहीं है, दूसरी भी चीजें हैं। सो इट इज अ प्रोटेक्टर, इफ यू सी प्रोटेक्टर केयरफुली, इसके पास भी कुछ 2 स्केल्स हैं, बट ये थोड़ा सा अजीब है। इफ यू सी इट केयरफुली, एक स्केल 0 से शुरू होके 180 पे जाता है और वहीं 0 से शुरू होके 180 वापस आता है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर और वापस से वहां से असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक 0 से 180 काउंटर और 0 से 180 काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों तरफ 0 से 180 लिखे हैं। यहाँ पे इफ यू सी एट अ सेंटर इट इज अ 90 डिग्री। जब 2 लाइन के बीच में आपको 90 डिग्री चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको यहाँ पे पॉइंट रख देना है और लाइन बनाना है। वो कैसे करना है वो मैं फ्यूचर में लाइंस एंड एंगल्स में बताऊंगा, बट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोट्रैक्टर। इस प्रोट्रैक्टर के बीच में ये अजीबोगरीब डिजाइन बनाई जाती है कि नहीं। इस अजीबोगरीब डिजाइन का मतलब क्या है? इसको मतलब प्लास्टिक बचाना चाहते थे इसलिए इन्होंने ये डिजाइन दी क्या? नहीं। दिस पर्टिकुलर डिजाइन इज नोन एज अ फ्रेंच कर्व, ठीक है। इसको इसलिए बनाया जाता है कि जब ग्राफ का इस्तेमाल हो तो ग्राफ में 2 पॉइंट को अगर आपको कर्व में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है? कर्व तरीके से जोड़ना है, मतलब पूरा मुड़ रहा है ऐसे जोड़ना है, तब आप इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब ग्राफ इस्तेमाल हो और सीधी लाइन ना बनानी हो तब। और अपने कुछ लोगों को होता है ना कि हाथ से बना दें तो 2-3 लाइन बन जाती है, तो वो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर 2 तरीके के आता है, ठीक है। पहला है 30-60 सेट स्क्वायर। क्या? 30-60 सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल ही है कि नहीं? तो अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो ये तो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। जबकि ये वाला और ये वाला, जो छोटा है वो 30 है, जो बड़ा है वो 60 है। तो इस सेट स्क्वायर के 2 नाम हैं। इसको राइट एंगल सेट स्क्वायर भी बोला जाता है, दूसरा नाम है, और इसको 30-60 सेट स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 30 का है, दूसरा एंगल 60 का है, ठीक है। तो 30 + 60 इज 90, 90 + 90 इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो गया, वो आप अपने कंपास में लेके घूमते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेट स्क्वायर यू हैव इज 45 सेट स्क्वायर। इसको क्यों 45 बोला जाता है? इसका एक एंगल तो 90 डिग्री ही है, पर उसके जो बाकी जो 2 एंगल है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये भी 45, ये भी 45, तो इसको 45 सेट स्क्वायर बोला जाता है। अभी आप बोलोगे सर इसको भी 90 बोलते हैं, इसको भी 90 बोलते हैं, तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको 30-60, इसको 45 सेट स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेट स्क्वायर के मदद से आप कोई भी एंगल बना सकते हो। अगर आप इसको भूल गए हो तो घर पे, क्योंकि ये छोटी चीज होती है, तो इससे भी आप कोई भी एंगल चाहो बना सकते हो। वो कैसे, वो उस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सेट स्क्वायर भी हो गए। अभी ये वाला सेट स्क्वायर अगर आप देखो तो इसकी ये साइड और ये साइड सेम होगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी 25 होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों टाइप्स मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल टूल्स हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टूल्स होते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर नाउ। अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो खामखा झाड़ना है, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट बहुत ही फुद्दू कॉन्सेप्ट है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सपोज यू डू हैव अ लाइन सेगमेंट AB। आपको एक लाइन सेगमेंट AB दिया गया है एंड यू हैव टू कंपेयर इट विथ अदर लाइन। दूसरी लाइन के साथ आपको कंपेयर करना कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी लाइन बड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी कोई लाइन है PQ, यहाँ पे लाइन दे देता हूँ PQ। तो क्योंकि ये एक ही साथ में नहीं है तो बताना थोड़ा मुश्किल है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, राइट या रॉन्ग? यस। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे डिवाइडर। व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मेजर फ्रॉम A to B, ठीक है।
यहाँ पे आपने नाप ले लिया, सो A to B is with you, ठीक है। Now you have to put on any of the point, आप चाहो तो P के ऊपर एक पॉइंट रखो, Q के ऊपर एक पॉइंट रखो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे Q के ऊपर एक पॉइंट रखता हूँ और इसको मोड़ता हूँ P के ऊपर। तो P की तरफ मोड़ने से मुझे पता चला कि हमारी AB लाइन जो है वो PQ से थोड़ी सी बड़ी है। So likewise this type of comparison you can do with the divider. Suppose हमारी लाइन AB इतनी होती तो इसको ही हम उठा के Q के ऊपर रखते, तो यहाँ पे पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ जाता। That means our line is shorter than the other line, ठीक है। बहुत ही बेसिक था। Now we are moving forward. Okay, another basic concept बहुत ही easy है। Measuring line segment, कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसको नापेंगे कैसे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा है कि आप सीधा कान पकड़ो, दैट इज नॉट अलाउड, आपको ऐसे उल्टे हाथ से कान पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी हम लाइन को मेजर करते हैं तो हम सीधा ही स्केल से कर देते हैं, हाँ या ना। बट यहाँ पे यू हैव टू यूज अ डिवाइडर। डिवाइडर आपको कंपल्सरी इस्तेमाल करना है, कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। What you need to do? Suppose a point A and B is given, ठीक है। तो उस A और B पॉइंट पे डिवाइडर रखो, ठीक है। Then after taking the divider, what you have to do? You have to put one point on a zero of a scale. Scale के zero के ऊपर आपको पॉइंट रखना है। Then you have to lie down your divider. जब आप अपने डिवाइडर को लाई डाउन करोगे तो वो स्केल के ऊपर दूसरा पॉइंट दिखाएगा। तो उस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और इन टर्म्स ऑफ इंच, जैसे पूछा गया है वैसे, तो वो आपको दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप लेना है ऑन द यूजिंग स्केल, ठीक है। ये तरीका काफी पुराना है, फिर भी आपके सिलेबस में है। हालांकि हम अभी क्या करते हैं, व्हाटएवर लाइन सेगमेंट इज गिवन, तो एक पॉइंट के ऊपर वी आर पुटिंग अ जीरो एंड ऑन सेकंड पॉइंट वी आर मेजरिंग। वो तरीका क्विक भी है, फास्ट भी है, तो डिवाइडर इज नॉट कंपल्सरी टू यूज, बट इट इज अ मेथड टू मेजर। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। व्हाट इज कर्व्स? सपोज यू डू हैव अ पेंसिल, आपके पास पेंसिल है एंड यू आर पुटिंग इट ऑन अ पेपर। किसी भी पेपर के ऊपर आप पेंसिल को रख देते हो और उसके बाद एमलेसली, मतलब कहीं पे भी सोचे समझे बगैर एक लाइन बना देते हो। So that line is known as a curve. आप बोलोगे सर ये भी तो कोई बात हुई, पेपर के ऊपर छोटे बच्चे जो भी लाइनें बनाते हैं उसको कर्व्स बोला जाता है, समझ में आया? So when you are putting a pencil on a paper and aimlessly, मतलब आप बिना सोचे समझे कैसी भी लाइनें बनाते हो, उसको हम बोलते हैं कर्व्स। क्या बोलेंगे? कर्व्स, जिसका मतलब होता है मुड़ी हुई लाइनें, ठीक है। ये कर्व्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व और कॉम्प्लिकेटेड कर्व। सिंपल कर्व मतलब ये वाला जो कहीं पे भी एक दूसरे को काटता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करता। और दूसरे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे 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 बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो सारी लाइनें एक दूसरे के साथ कट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग कर्व्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स। इसको हम बोलेंगे सिंपल, जो कहीं पे भी एक दूसरे को काट नहीं रहा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, समझ में आया? ये दोनों चीजें ही कर्व हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस सीधी लाइन को कर्व बोल सकते हैं या नहीं? नहीं, हाँ, इसको भी कर्व बोल सकते हैं और ये सिंपल कर्व की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। एवरी स्ट्रेट लाइन इज कर्व बट नॉट एवरी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। हर सीधी रेखा कर्व कहला सकती है, बट हर कर्व को हम सीधी लाइन नहीं कह सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ना, अच्छा था। तो इसको भी हम कर्व बोल सकते हैं, है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल लगा, ठीक है। मूविंग फॉर अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन एंड क्लोज फिगर। फिर से फुद्दू वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी कभी फुद्दू चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि उसको समझना नामुमकिन हो जाता है।
तो मेरा सजेशन यही है, किसी भी छोटी चीज को इग्नोर मत कर। हाँ, मैं इसलिए खुद तो बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू, सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। ठीक है, ओपन एंड क्लोज फिगर। सपोज I do have a figure where I am starting to drawing it at some other point and finishing it to the another point. मैं एक ऐसी फिगर बना रहा हूँ जिसको मैंने शुरू किसी और पॉइंट से किया था और खत्म किसी और पॉइंट पे कर रहा हूँ, तो ऐसी फिगर्स को हम ओपन फिगर्स कहेंगे। ये कहीं पे भी बंद नहीं हो रहे। सो सच फिगर्स या फिर ऐसी फिगर या फिर ऐसी फिगर या फिर ऐसी फिगर, इन सभी को हम ओपन फिगर्स कहेंगे। बट इफ आई स्टार्ट टू ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट एंड फिनिश इट टू द सेम बिगिनिंग पॉइंट, अगर मैं किसी फिगर को बनाना शुरू करता हूँ किसी एक पॉइंट से और खत्म करके उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो ऐसी फिगर्स को वी विल कॉल्ड एज अ क्लोज्ड फिगर। तो ये आलू ले लो या फिर स्टार ले लो, है कि नहीं, या फिर रेक्टेंगल ले लो या फिर सर्कल ले लो या फिर कोई और फिगर ले लो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कहीं पे भी, बट ये लास्ट में आके यहाँ पे खत्म हो गई, ऐसी फिगर। ये सारी फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंड क्लोज्ड फिगर ना, इसमें क्लोज्ड फिगर में एक और रास्ता निकलता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेसिक है। मेरी लैंग्वेज में बोलो तो खुद है। What is it? Suppose you do have a closed figure. मान लो कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग पॉइंट्स, तो इन सभी को इंटीरियर बोला जाएगा, मतलब अंदर आने वाली। ये सारी चीजें अंदर आती है तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। सपोज सर्कल के बाहर कोई चीज आती है, यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करता हूँ या फिर कोई लाइन की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर दूसरे प्लेन की बात करता हूँ या सॉलिड शेप की बात करता हूँ, तो ये सारी चीजें एक्सटीरियर मतलब बाहर है वैसे कहलाई जाएगी। सो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। बट वो चीजों का क्या जो बाउंड्री के ऊपर है, ना अंदर है ना बाहर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री। या फिर उसको बोलेंगे ऑन द कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, या फिर ऑन द बाउंड्री ऑफ अ कर्व, ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ में आया? सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पॉलीगन्स। ओके, लास्ट टॉपिक, polygons. What is polygons? So whenever you do have minimum 3 और 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा line segments which forms a closed figure, 3 से ज़्यादा line segment जो एक closed figure बनाती हैं, बंद figure बनाती हैं, ऐसे figures को हम polygons कहते हैं। अच्छा, ये polygons वर्ड्स है ना, उसको हम तोड़ सकते हैं। पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा को हम पॉली बोल सकते हैं। और कॉन्स का मतलब होता है साइडिंग, एजेस, लाइनिंग, ठीक है। सो पॉली मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड वाली फिगर। कैसे फिगर? क्लोज, वो बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं है तो वो ओपन फिगर्स में चली जाएगी, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक ही पॉइंट वाली जो चीज है उसको तो हम पॉइंट बोलते हैं, बाद में 2 लाइन हो तो उसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। Whenever more than 3 या 3 से ज्यादा वाली बनती है, so the first thing that comes with the polygons is triangle। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइंगल। जैसे कि हमने पढ़ा है, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइडें सेम, आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइडें सेम, तीसरी अलग, और तीनों 3 अलग हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट इज
क्वाड्रिलेटरल। अब बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल को बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइडें वाला, हाँ ठीक है, तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी सामने सामने की साइड सेम हो, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स आपने देखे हैं। रोम्बस देखा है, बाद में काइट देखा है, डायमंड देखा है, पैरेललोग्राम देखा है, बहुत सारे टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के जो आपने 12th चैप्टर में पढ़े। देन 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड, तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटा मतलब 5, गॉन मतलब साइड, तो ये हो गया हमारा पेंटागन। 6 साइड वाला हो तो हेक्सागन, 7 साइड वाला हो तो हेप्टागन, 8 साइड वाला हो तो ऑक्टागन। ये ऑक्टोपस से होता है, ऑक्टोपस की 8 पैर होते हैं, उसी तरीके से इसको उसी के नाम से इंस्पायर होकर ऑक्टागन नाम दिया गया है। नैनोगन मतलब 9 साइड वाला, एंड डेकागन मतलब 10 साइड वाला। इसके आगे 11, 12 सभी के लिए आप पॉलीगन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके भी नाम हैं, बट कौरवों के 100 नाम कौन याद रखने जाए? है किसी को? किसी 5 के याद है? नहीं है ना, so it is not that necessary, ठीक है। हेक्सागोन तक आप याद रखोगे तो भी चलेगा, बट आई इंसिस्ट पर्सनली कि डेकागोन तक आपको पता होना चाहिए, 10 तो होने चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ पॉलीगन्स। तो ये सारे पॉलीगन्स फिलहाल इररेगुलर है। इररेगुलर मतलब सभी की साइडें अलग-अलग हो सकती है, बट इन केस इफ एवरी पॉलीगन हैज अ सेम साइड, इसके तीनों साइड अगर सेम डायमेंशन के हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 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 5, ये भी सारे सेम हैं। जितने भी डायमेंशन हैं सभी सेम नाप के हैं, जितनी भी साइडें हैं वो सभी सेम लंबाई की है। जब ऐसी चीज हो तब इन्हीं पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 होता है कंप्लीट। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एक्सरसाइज 9.2 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से करो, बहुत ही इजी है, जो सीखा है उसी के ऊपर है। स्टिल आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आल्सो, एंड इफ यू आर स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। द होल चैप्टर यू फील क्वाइट इजी आई थिंक। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।